अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक। अगर पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अब इतनी देर स्टूडेंट्स भी बाकी आ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो। सर जी जी बेटे। सर वो जो डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल में सर आपने 20,000 लिखा था, वो कहाँ से आया था? उसका जरा बता दें। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन ओपन करता हूँ। दिस वन। अच्छा, ये वर्किंग 7 अगर आप चेक करें, दिस इज वर्किंग 7, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग जो फिक्सचर है वो हमें कितने दिए हुए हैं? क्वेश्चन भी ओपन कर लेते हैं। दिस वन, ओके। देखिए इसमें ओपनिंग बैलेंस 550,000 ये हमने लेने हैं कहाँ से? ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, दिस वन 550,000। उसके बाद 45,000 की एडिशन कहाँ से ली है? हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ी थी कल, और उसके अंदर ये एडजस्टमेंट नंबर 5 चेक कीजिएगा। अनपेड इनवॉइस फॉर फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज 45,000 इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। जी जी सर मैं डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल का पूछ रहा हूँ। ओके ओके, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, ये जो 20,000 की अमाउंट आ रही है, आप ये पूछ रहे हो ये कैसे आई? ओके, देखिए आपके पास जो डेप्रिसिएशन है ये न्यू व्हीकल है 230,000 की, और एक आपने ओल्ड व्हीकल जो है वो सेल कर दी। ओल्ड व्हीकल की जो वैल्यू थी वो थी 18,500, यानी 18,500 वाली जो आपकी व्हीकल है वो आपने सेल कर दी 15,000 में। तो 3,500 का लॉस हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अब याद रखिएगा कि मेरा बैलेंस इस एडजस्टमेंट के बाद जीरो हो चुका है। अब मैंने जो परचेज किया है नई व्हीकल वो 230,000 की है, और ईयर एंड पे जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 210 है। अब ये कम किस वजह से हो रही है? ओनली ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। 230,000 माइनस 210,000, जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन। ओके, देखिए आज हम स्टार्ट लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट्स ऑफ नॉट प्रॉफिट या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कम्युनिटी और द पब्लिक। उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देयर ऑब्जेक्टिव जो है, देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। नॉर्मली जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सोल ट्रेडरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, उनकी एंड ऑफ द ईयर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जो कि हम मेजर करते हैं, जिसकी मदद से प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की, क्या बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इंक्रीज हो रही है या डिक्लाइन हो रही है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें हम बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करते हैं। ये हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करते हैं, ये हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसको एनजीओस भी कहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अगर इसको आप ब्रॉडली लिखूं तो ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड services to public or people in order to enhance their living standard।
तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अब सर्विसेज कौन सी सर्विसेज, समटाइम कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन पे काम कर रही हैं, कुछ हेल्थ पे काम कर रही हैं, कुछ अदर सर्विसेज पे काम कर रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द देयर ओन टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स, वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं पीपल। अब यहाँ पर जो बेसिक इशू होता है, देयर विल बी नो कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल कोई नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी जहां से ये अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए यहाँ पर वो कलेक्शंस करते हैं in the form of donations, in the form of zakat, charities, etc. यानी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जहां से वो अपने कलेक्शंस कर रहे हैं। इसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं और उस एक्टिविटीज से आपका रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लाइक म्यूजिकल कंसर्ट करवा दिया, क्रिकेट मैच करवा दिया। अभी साउथ अफ्रीका में जैसे कैंसर, जो बच्चे कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पर किड्स हैं, उनके लिए क्रिकेट मैच करवाया था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और उसके जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो सारे का सारा उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। तो दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू, बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं हो सकते जब तक कि वो अपनी एक्टिविटीज, अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बेसिक मैंने उसका ऑब्जेक्टिव बताया। अब यहाँ पर जो बेसिकली जो कैपिटल है, यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड हम नाम दे सकते हैं, इसको हम कैपिटल फंड नॉर्मली कहते हैं। यानी एक ऐसा फंड है जो कैपिटल नेचर का, और इसी से आपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है। सेकेंडली, जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आती है तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम ड्राइंग्स भी करते हैं, जबकि यहाँ पर कोई ड्राइंग्स नहीं होती है। याद रखिएगा, देयर विल बी नो ड्राइंग्स बिकॉज देयर इज नो ऑनर। ये ट्रस्ट के अंडर होती है, तो एक एंटिटी बनी होती है जो बोर्ड होता है, और बोर्ड उसको रन कर रहा होता है, और बोर्ड में मेंबर्स कभी ऐड होते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई ड्राइंग्स नहीं होती। अलबत्ता जो मेंबर्स होते हैं उनको रिम्यूनरेशन पे की जाती है, ऑनरेरियम पे किया जाता है in order to compensate them against their services. तो अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आप बेसिकली अकाउंट्स बनाते हो उसको हम नाम देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें दो चीजें हम लेकर आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, कि इनकम कहां से जनरेट हुई आपकी, यानी कौन कौन से सोर्सेस आपने यूज किए और किस सोर्सेस से कितनी रकम आपने कलेक्ट की, लाइक डोनेशंस कितनी ली आपने, इवन मेंबरशिप फी कितनी ली। अब मैं अगर आपकी एग्जांपल दूं आई कैप की, तो आई कैप जो है इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो भी आपसे फी ले रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट, दे इन ऑर्डर टू मीट देयर एक्सपेंसेस, बट देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसी तरह जो मेंबर्स बन जाते हैं, जब आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द एनुअल मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन। अभी भी एज अ स्टूडेंट आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हो, तो सब्सक्रिप्शन से के थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, ज़कात के थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चैरिटीज के अगेंस्ट भी करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज जहां से आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, और रेवेन्यू जनरेट करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। कौन से एक्सपेंसेस, जो आपने लोगों को सर्विसेज देने के लिए आपने इनका करने हैं। और देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस की जो नेचर है, आपको प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, तकरीबन सिमिलर नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। आपके एम्प्लॉयज हैं, आपने सैलरीज भी पे करनी है, आपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी पे करने हैं,
माइट बी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन भी हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आप पे कर रहे हो। इसी तरीके से और भी बेशुमार एक्सपेंसेस हैं रेगुलर नेचर के जो आप पे कर रहे होते हो। अब जिस वक्त साल खत्म होता है, आप इनकम और एक्सपेंसेस को जब कंपेयर करते हैं तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? ये वर्सेस का वर्ड मैं दरम्यान में ऐड कर रहा हूँ, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। अगर मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आऊं तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आता है, और रेवेन्यू में से जब मैं एक्सपेंसेस लेस करूंगा, इफ द आंसर इज प्लस, इट विल बी नोन एज नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो नेट लॉस। लेकिन जब प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट और लॉस होता ही नहीं है, जब अब प्रॉफिट और लॉस नहीं है तो ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो ऑब्जेक्ट जो रिजल्ट आएगा उसको हम सरप्लस या डेफिसिट का वर्ड यूज करेंगे। सरप्लस वहां पे आएगा व्हेन द इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। जो आपने इनकम जनरेट की है वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो उसको आप सरप्लस कहोगे, और इसको हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस भी कहते हैं। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। इसी तरीके से अगर आपकी सिचुएशन डेफिसिट हो तो डेफिसिट कहां होगी? व्हेन एक्सपेंसेस इनकम इज लेस देन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके इनकम से एक्सीड कर रहे हैं, एंड दिस इज टर्म्ड एज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। तो इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। देयर आर टू फॉर्मेट, एक हम ट्रेडिशनल स्टाइल कहते हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो टी अकाउंट फॉर्मेट में बनाते हैं। जितना भी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमारा टी फॉर्मेट में बनता है, जिसके डेबिट साइड में हम तमाम एक्सपेंसेस राइट डाउन करते हैं और क्रेडिट साइड पे हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जब टोटल आता है और उसके बाद देखते हैं अगर इनकम ज्यादा है तो यहाँ पर सरप्लस आ जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो यहाँ पर हमारा डेफिसिट आ जाएगा, विच इज नॉर्मली इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेकिन एक फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्मेट होता है, और स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम इनकम स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं कि पहले सारी इनकम को हेडिंग देते हैं और इनकम को लिस्ट डाउन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया कि सारी लिस्ट डाउन करते हैं, और लिस्ट डाउन करने के बाद जो टोटल आता है वो यहाँ लिखते हो। फिर एक्सपेंसेस जितने भी हैं उसको भी आप लिस्ट डाउन करते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको भी सम करते हैं, और अल्टीमेटली प्लस और माइनस जो भी आंसर आएगा दैट माइट बी अ सरप्लस और डेफिसिट। इफ द आंसर इज इन पॉजिटिव हम इसको सरप्लस नाम देंगे, आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है नाउ इट इज डेफिसिट। एक्सेस ओवर एक्सपेंसेस ओवर इनकम, ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर ये रिम्यूनरेशन और ऑनरेरियम क्या है सर, ये बता देंगे? देखिए, जब भी कोई पर्सन सर्विसेज देता है तो उसके अगेंस्ट आप उसको एक अमाउंट एक पे करते हो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैम। यानी वो कोई आपसे सैलरी नहीं ले रहा, वो ऑनरेरी काम कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट ऑनरेरी काम का क्या होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो खुद कहता है जी कि आई विल नॉट टेक एनी सैलरी फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो यकीनन वो अपने पॉकेट से कर चुका होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए एक छोटी सी अमाउंट उसको ऑनरेरियम के तौर पर हम दे देते हैं। उसको हम रिम्यूनरेशन या ऑनरेरियम का वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा वर्ड हम जो यूज कर रहे होते हैं दैट इज ऑनरेरियम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन पूछो। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। जो चीज ना समझ आए, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, इस तरह आप पार्टिसिपेट किया करो। जितना पार्टिसिपेट करोगे इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू, आप इससे ज्यादा लर्न कर सकते हो। सो मैं अगली कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये? इसमें 18 to 20 मार्क्स का। यानी आपको मैंने बताया था कि मोस्टली इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन और सिंगल एंट्री जो अभी आपने पढ़ा है,
इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, दोनों आज तक पास पेपर में नहीं आए, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक अटेम्प्ट में इनकम एक्सपेंडिचर एक में सिंगल एंट्री, ज्यादा वेटेज हमें सिंगल एंट्री की नजर आती है। जैसे हमने जिस वक्त पहली क्लास के अंदर मैंने एनालिसिस आपको दिखाया था, तो उस एनालिसिस के मुताबिक मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो तकरीबन 70% सिंगल एंट्री दे रहा है और 30% जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा है, यानी रिपीट भी करते हैं क्वेश्चन को इसलिए। लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, पास हिस्ट्री हमें ये शो कर। सर जी जी बच्चे। सर इसकी इनकम में सेल्स भी तो आएंगी ना? इसकी इनकम में सेल्स नहीं आएगी क्योंकि ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ रुकिएगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप सेल की बात कर रहे हो, मैं प्रैक्टिकल क्योंकि वो एग्जांपल सर ए लेवल्स में जो हम पढ़ते थे नॉट फॉर प्रॉफिट में, उसके अंदर कहते थे कि वो साइड बिजनेसेस भी हो सकते हैं इसके, उसमें वो जी, सेल्स भी आती है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बेसिकली उसमें होता क्या कॉन्सेप्ट, ये मैं जरा सेव कर लूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करूंगा इसके बाद। सर इसमें ऑनरशिप एग्जिस्ट करती है? नहीं, ऑनरशिप कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तभी तो कैपिटल ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल में लाता हूँ। एक बहुत फेमस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है PSRD, एंड आई थिंक ये काफी पुरानी है, मेरे ख्याल 1950 से है। पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड, लाहौर में है, फिरोजपुर रोड पे। इन्होंने अब कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ये इसके अंदर बेसिकली डिसेबल के लिए हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं। एक हॉस्पिटल है जो कंप्लीट हॉस्पिटल है डिसेबल पीपल के लिए। इसके अलावा एक पूरी फैक्ट्री कह लें जिसमें उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनाते हैं आर्टिफिशियल। फिर इसके अलावा स्कूल्स है, और स्कूल में दोनों किस्म के स्कूल हैं, यानी आप कह लें कि जिसमें टेक्निकल नेचर का भी है और एजुकेशनल नेचर का भी है। इसके अलावा भी एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में स्ट्रोक पेशेंट दाखिल होता है और वो अफोर्डिंग है तो उससे बकायदा पूरी फीस ली जाती है। एक्चुअली उन्होंने 5 कैटेगरीज बनाई है, ABCDE। अब आप कहेंगे जी कि ये A कैटेगरी से तो वो बिल्कुल प्रॉफिट कमा रहे हैं, B से भी कमा रहे हैं, C से भी किसी हद तक शायद कमा रहे हो, लेकिन D और E जो है वो टोटली फ्री है। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें और ये स्पेंडिंग करें उन लोगों पर जिन पर ये अप्लाई होनी चाहिए, जिनसे आपने जिनको बेनिफिट प्रोवाइड करना है, जिन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना है वहां पर अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये अपनी कई आपके जो क्लब्स होते हैं वहां पर कैंटीन्स नजर आती हैं, कैफेटेरिया नजर आता है, इसके अलावा आपकी कुछ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज नजर आती हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज, इवन सेल भी हो सकती है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो, यहाँ पर कहीं पर सेल का वर्ड हम नहीं लिखते, बल्कि हम क्या लिखते हैं, सपोज ये हमारी कैंटीन से प्रॉफिट आया, हम कैंटीन का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह इनकम एक्सपेंडिचर SOCI में कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आप उसको कैलकुलेट करेंगे, और जो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली कैंटीन से रिलेटेड हैं वो सारे लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस इसमें आएगा, वो जो प्रॉफिट आता है वो बकायदा एक लाइन में सिर्फ शो करना है आपने, प्रॉफिट फ्रॉम लाइक कैफेटेरिया या कैंटीन, वो प्रॉफिट सिर्फ आप शो करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि सेल्स वगैरह शो नहीं कर सकते आप इनकम एक्सपेंडिचर, राइट? जी सर, ठीक सर इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है सर, ये जिस तरह शौकत खानम हॉस्पिटल है सर, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? जी बिल्कुल, ये भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग है। और इसमें भी देखें तो कुछ पेशेंट जाते हैं, उनसे अच्छे खासे पैसे लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका फ्री भी वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत से हॉस्पिटल्स हैं। आप अक्सर देखें तो मेमोरियल का वर्ड लगा होता है, मेमोरियल फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल वगैरह लाहौर में है, यहाँ पर भी इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी है। तो बेसिकली ये सारे एक ट्रस्ट के अंडर आते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। बट अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ, जो हम क्वेश्चन में भी देखेंगे कि ये कुछ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। बट अगेन प्रॉफिट बनाने का मकसद ये नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग शेयर होल्डर्स।
हरगिज नहीं, यहाँ कोई शेयर होल्डर नहीं है, बल्कि प्रॉफिट का मकसद ये है कि वहां से जो प्रॉफिट निकालते हैं वो कैश प्रॉफिट होता है, ताकि अपने एक्सपेंसेस को वो मीट कर सके। जितना देखें, जितनी डोनेशन आएगी उतना ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकते हो। लाइक अभी देखें, अभी जो सिचुएशन कोविड-19 की आई, बहुत सी प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने फंडिंग कलेक्ट की, और फंडिंग कलेक्ट करने के बाद लोगों को सर्विसेज दी। ठीक है, अब जितनी भी फंडिंग कलेक्ट कर रहे हैं वो उसी बेस पर वो आगे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब अगर उनको फंडिंग कम होगी तो वो कम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट। उनका जो बेसिक टारगेट होता है वो इनको अपने इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करना होता है, और उसके लिए उसको इनकम जनरेट करना जरूरी है। अब इससे अगले स्टेप पे आते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो किस्म के क्वेश्चन नजर आते हैं, बल्कि एक तीसरा भी मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मेजर 2 होते हैं। फर्स्ट, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, along with other adjustments, और इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। सेकंड ये होता है कि आपको डाटा गिवन होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जिस तरह सिंगल एंट्री सिस्टम में मौजूद होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। यहां पर हमारा डाटा गिवन होता है along with some information of receipt and payment, और इसकी वजह से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो अब इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट से जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है एज कंपेयर टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन ऐसा भी एक पास पेपर में क्वेश्चन आया जिसमें वो कह रहे हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाओ। वो भी रिक्वायरमेंट है कि आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाओ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से, और उसी से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाए। सो इसके मुख्तलिफ तरीके क्वेश्चन को देने के। एग्जामिनर मुख्तलिफ तरीकों से आपको चेक करता है आपका नॉलेज, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक सिमिलर है आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के स्टाइल से। तो मैं पहली जो चीज आज आपके साथ डिस्कस करने लगा और वो है फर्स्ट मेथड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से किस तरह आप इनकम एक्सपेंडिचर और किस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। ये तमाम पॉइंट्स जरा बड़े केयरफुली आपने अंडरस्टैंड करने। सो मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगा ताकि यहाँ से जो आ गया है वो मेरा प्रॉपर सोल्यूशन बनेगा। देखें, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, R&P का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं एज एन एब्रीविएशन। receipt and payment, it is basically a summarized cash book। ये कैश बुक है। रिसीट कितनी पूरे साल में रिसीट हुई, पेमेंट्स कितनी पूरे साल में पेमेंट हुई। तो बेसिकली इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, यानी जब साल शुरू हुआ था तो हमारे पास कितना कैश का बैलेंस था, कैश और बैंक कॉम्बिनेशन में आप कह सकते हो, और पूरे साल में आपने कितनी रिसीट्स की हैं वो सारी यहां आ जाएंगी। तो ये मेरी डेबिट साइड हो गई कैश बुक की, और फिर कैश बुक की क्रेडिट साइड पर आपकी पेमेंट्स आती हैं कि साल के दौरान जो जो आपने कैश में पेमेंट्स की हैं वो सारी क्रेडिट हो रही है। ये लिस्ट डाउन हुआ होता है, काफी ज्यादा पेमेंट्स होती हैं, मैंने इसको समराइज फॉर्म में लिखा है रिसीट एंड पेमेंट। और उसके बाद फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि साल के एंड पे ये बैलेंस हमारे पास मौजूद है। दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी मदद से हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं अभी जो पहले स्टेप पर आपका इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा हूं वो टी फॉर्मेट में,
बाद में हम इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड मेथड। इसकी जो क्रेडिट साइड है दिस इज इनकम, और जो डेबिट साइड है दीज आर एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंडिचर में आपने सिर्फ वो इनकम और एक्सपेंसेस लाने हैं जो उस साल से रिलेट करते हैं, ठीक है, यानी वो एक्सपेंसेस और इनकम जो उस साल से रिलेट करते हैं, यानी अक्रूवल कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपने नहीं छोड़ना। बिल्कुल उसी तरह जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि अब अगर आपको पेमेंट दी हो, हमें वो अमाउंट निकालनी है जो एसओसीआई को ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम उसी लेजर को यूज करेंगे और उसकी मदद से हम वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर होनी। अभी इसी पे पहले स्टेप पे मैं सिर्फ आपको स्केच बना के बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर ट्रांसफर होगी। अच्छा, ये जितनी भी रिसीट्स हैं, ऑल द रिसीट्स, ये जितनी भी ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दिया मैंने, ये जितनी भी रिसीट्स हैं ये सारी की सारी हमारी इनकम में आएंगी। लेकिन इसमें अब एक्सेप्शन की तरफ आ रहा हूं, एक्सेप्ट यानी जितनी भी रिसीट है वो सारी की सारी यहां आएंगी। नंबर 1, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जिसको मैं कैपिटल रिसीट का नाम देता हूं। अगर आपने साल के दौरान कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, नॉन करंट एसेट सेल किया है, उस नॉन करंट एसेट जितने में सेल किया है वो कैश आपके पास आ रहा है बिजनेस में, यानी बिजनेस के अनुसार इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कैश इसके अंदर इंक्लूड है। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनकम में तो वो मेरी इनकम नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये याद रखना है कि जो आपने नॉन करंट एसेट सेल किया है, इसको जब मैं कंपेयर करूंगा उसकी नेट बुक वैल्यू से, तो मुझे मालूम होगा कि ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इस ट्रांजैक्शन पे, जिसको गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कहते हो। और गेन और लॉस आप पढ़ चुके हो, मैं फिर भी आपको रिवाइज करता हूं। आप WDV ऑफ एसेट लोगे, ऑफ नॉन करंट एसेट, और इसको कंपेयर करोगे सेल्स प्रोसीड से कि कितने में सेल किया। अब अगर ये मेरी अमाउंट जो है A है और ये अमाउंट B है, तो प्रॉफिट कब आएगा जी? एनी स्टूडेंट, प्रॉफिट कब आना चाहिए? सर स्टूडेंट A से बड़ा हो। एब्सोल्युटली, व्हेन B इज ग्रेटर देन A। और लॉस कब आएगा? व्हेन B इज लेस देन A। ठीक है, यानी जब प्रोसीड जो है वो एक्सीड करेंगी WDV से, तो नेचुरली ये मेरा गेन होगा, प्रॉफिट होगा, और गेन क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, इसकी जगह यानी एक्सेप्शन में मैंने लिख दिया सेल ऑफ नॉन करंट एसेट नहीं आएगा, लेकिन अलबत्ता इस पे अगर गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है वो मैं नीचे लिख रहा हूं, वो बिल्कुल आएगा गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर लॉस आ रहा है सेकंड सिचुएशन में, तो लॉस की सूरत में वो भी आप रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन वो डेबिट साइड पे रिकॉग्नाइज करोगे लॉस ऑन डिस्पोजल, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है सर, ये एक्सेप्ट वाला दोबारा बता दें प्लीज। कौन सा वाला बच्चे? सर फिर ये सेल की वैल्यू कहाँ जाएगी? इनकम। ओके, आप भी क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे लग रहा है दोनों का सिमिलर क्वेश्चन है। सर इनकम के नीचे ये एक्सेप्ट वाला। अच्छा, इनकम के नीचे जो एक्सेप्ट का वर्ड लिखा है, ठीक है। देखो, इसको दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए। मैंने ये कहा कि पूरे साल में आपको कलेक्शन कितनी होगी, ठीक है। अब ये बात है, इसमें लिस्ट होगी ना पूरी, एक तो नहीं होगा कि मैं रिसीट का वर्ड लिख लूं। इसके अंदर डोनेशन भी हो सकती है, इसके अंदर सेल ऑफ, जैसे मैंने अभी लिखा सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी हो सकता है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, इसके अंदर सेल्स भी हो सकती है, जो अभी हमने डिस्कशन की, बेशुमार चीजें हो सकती है। ठीक है, मैंने ये कहा जितनी भी रिसीट्स हैं सारी की सारी रिसीट्स जो है ना वो इनकम साइड पे ले आओ। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मासवाई, यानी अब मैं एक्सेप्शन लगा रहा हूं। अब क्या चीज यहां नहीं आएगी वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने पहली चीज आपसे डिस्कस की कि अगर यहां पर रिसीट साइड पे मेरा सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट आ रहा है,
ये रिसीट जरूर है लेकिन ये इनकम नहीं है। अच्छा, अब दूसरा चीज मैंने इसके साथ लिंक किया था कि जिस वक्त आप सेल करते हो तो उस पर गेन और लॉस आता है। जब गेन और लॉस आएगा वो बिल्कुल आप रिकॉर्ड करोगे। अगर लॉस आ रहा है तो एक्सपेंसेस साइड पे, इनकम आएगी तो गेन साइड पे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये था, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि फिर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट कहाँ जाएगा। देखो, आप नॉन करंट एसेट का पीपीई ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। जब कोई एसेट बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट। हमने सेल किया, कैश डेबिट हुआ। उसके बाद मैं लॉस इसको बना लेता हूँ जी, लॉस पे सेल किया है, तो अगर लॉस पे सेल किया है तो लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, डेबिट। उसके बाद जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आप डेबिट करते हो, और जिस एसेट को डिस्पोज कर रहे हो उसकी कॉस्ट को क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर गेन होगा तो ये नहीं बात है, गेन क्रेडिट साइड पे आएगा। ये एंट्री है, डबल एंट्री मेरी मुकम्मल होगी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब देखो इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कैश का इफेक्ट कहाँ गया, रिसीट में, ये इफेक्ट आ चुका है। लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल में एक्सपेंसेस में ले जा चुका हूँ, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो एसेट की WDV है जो इनमें से माइनस हो जाएगी। इसलिए सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इसलिए नहीं लेते। आ गई मेरी बात समझ? जी ओके। सर WDV वाला पॉइंट रिपीट कर। WDV वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। WDV होती क्या है, रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू एसेट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब ऑब्वियसली एक एसेट मैंने 70,000 का खरीदा था, और जिस डेट को सेल किया उस डेट तक मैं कहता हूँ जी 42,000 की मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो 28,000 की अमाउंट आ गई। ये WDV कहलाएगी। यानी इस वक्त मैं अगर इसको इस लैंग्वेज को यूज करूँ तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये जो एसेट है जिसको मैं बेच रहा हूँ उसकी आज की वैल्यू 28,000 है, बुक वैल्यू। लेकिन जब मैं मार्केट में सेल करने जाऊंगा, यानी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सपोज मैं कहता हूँ जी इसको 32,000 में सेल, वो इससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब 28,000 का एक एसेट है जो आपने 32,000 में सेल किया, तो ऑब्वियसली 4,000 आपका क्या आया, गेन। वो गेन यहाँ पर आएगा, लेकिन 32,000 की अमाउंट कहाँ जाएगी, अब ये आपके माइंड में आ रहा है, जरा देखिएगा। ये जो 32,000 की अमाउंट है, इसमें से 4,000 तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, बाकी रह गया 28,000। वो 28,000 कहाँ आएगा, इस एंट्री के थ्रू। जिस वक्त स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 42,000 लिखूंगा, यानी ये लेस होगा, और एसेट में से 70,000 लेस होगा। ये चीज तो आपने IAS 16 में पढ़ी हुई है। ठीक है, अब समझ आई बात, ये अभी भी नहीं आई? जी बच्चे बताओ। सर आ गई है सर। अच्छा चलो, देखो नहीं आई तो मुझे फिर बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा, कोई मसला नहीं। आप क्वेश्चन जितना करोगे मुझे खुशी होती है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो आपकी कंफ्यूजन रिमूव होगी। तो अब मैं अगली स्लाइड पे नहीं, अभी इसी में अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, नंबर 1 आ गया, सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट। नंबर 2, एनी रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर। एक तो कैपिटल नेचर की अलग भी लिखी हमने, एक तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कैपिटल नेचर की। अब इसके अलावा कैपिटल नेचर की रिसीट क्या है, देखो सम टाइम हमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है, जैसे मैं लिखता हूं जी डोनेशन। अच्छा, सम टाइम वो लिखता है जी डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ये डोनेशन जो हमें मिली है ये हमारी रेगुलर नेचर की डोनेशन नहीं, ये बेसिकली हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या बिल्डिंग को एक्सपेंड करने के लिए या बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए हमें डोनेशन मिली। ऐसी डोनेशन को मैं इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये कैपिटल नेचर की इनकम।
और इस इनकम को ऑब्वियसली सेपरेटली शो करूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये डोनेशन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरीके से सम टाइम एग्जामिनर क्वेश्चन में ये लिखता है कि सपोज 30% ऑफ डोनेशन, अब यहाँ पर उसने डोनेशन दी हुई है, बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ, यानी सिंपल उसने डोनेशन दी है और डोनेशन की जो भी अमाउंट है सपोज 150,000 है, अब उस लिख रहा है 30% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड, यानी इसमें 30% की जो डोनेशन है वो आप सेट असाइड कर रहे हो इन ऑर्डर टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो लिहाजा इसको कैपिटलाइज करना है। तो फिर मैं 150,000 का 70% डोनेशन तो दूंगा यहाँ पर, लेकिन 30% डोनेशन यहाँ नहीं लूंगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये दो चीजें यहाँ नहीं आएंगी। इसी तरह जितनी भी पेमेंट्स आप कर रहे हो, ये सारी की सारी पेमेंट्स मेरे एक्सपेंसेस साइड पे आएंगी, लेकिन एक्सेप्ट टू थिंग। नंबर 1, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। सर डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज्ड क्या मतलब? यानी मेन के कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ये अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था ना कि कैपिटल फंड इसमें होता है, ठीक है। और वो बाकी किधर जाएगी फिर? बाकी इनकम में। देखो 30% डोनेशन नॉर्मली तो इनकम में जाती है नॉर्मली, ठीक है। ये वाली डोनेशन, अब ये दोनों डोनेशन में फर्क क्या है, इसको मैं कहूंगा जनरल डोनेशन और इसको कहूंगा स्पेसिफिक डोनेशन। ये स्पेसिफिक डोनेशन है, यानी ये बिल्डिंग के लिए आई है, इसका एक एक रुपया जो आपने खर्च करना है वो सिर्फ बिल्डिंग पे करना है, किसी और पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते। और ये जो इनकम में हम आइटम ले रहे होते हैं, ये वो होती है जो कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। अब मेरी बात अंडरस्टैंड की आपने? सर जी ये जी जो कैपिटलाइज हम कर रहे हैं, ये एज एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे एसओएफपी में? जी जी, जिस तरह एडिशनल कैपिटल करते हैं तो Yes, इसी sir. तरह हम कैपिटल फंड के ओपनिंग बैलेंस में इसको ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एडिशनल कैपिटल का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, वो चूंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है ना, तो टर्मिनोलॉजीज में हमें थोड़ा सा फर्क रखें। अच्छा जी, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, अगर कोई आप नॉन करंट एसेट खरीदते हो, हो सकता है आपने फर्नीचर खरीदा हो, वो भी अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। हो सकता है आपको गाड़ी चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, आप कहीं पे पहुंच सके लोगों की हेल्प करने के लिए। तो वो जो कार खरीद रहे हैं या व्हीकल बाय कर रहे हैं, वो भी या एम्बुलेंस है, जैसे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस होती हैं, वो जितनी भी हैं वो मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं। और जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारे के सारे कैपिटलाइज होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे, वो एक्सपेंसेस में नहीं आए। नंबर 2, एक्सपेंसेस अगेंस्ट स्पेसिफिक रिसीट। अभी ये मैं इसको इससे आप लिंक करने लगा, अगर कोई भी आपकी ऐसी रिसीट जो कैपिटल नेचर की है, जो अभी हमने पढ़ा था, उसके लिए जो एक्सपेंसेस आप करेंगे, वो एक्सपेंसेस उसी रिसीट के लिए सेट अप होंगे, ठीक है। वो एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे, क्योंकि अब जैसे मुझे एक डोनेशन मैंने ली, मैं एक टूर्नामेंट फंड करवा रहा हूँ, टूर्नामेंट करवाना चाह रहा हूँ, टूर्नामेंट, और इसके लिए मैंने फंड कलेक्ट किया। सर 30% जो डोनेशन है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी? 30% कैपिटलाइज होगी इस एग्जांपल के तहत। जी सॉरी 70 हाँ जी, जो कैपिटलाइज होगी। यस एग्जैक्टली, 30% कैपिटलाइज होगी, 70% इनकम एक्सपेंडिचर है। जी ठीक है ठीक है। और ये 30% जो है ये रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा फिर? नहीं नहीं, दोबारा सुनिएगा, देखो रिसीट एंड पेमेंट में तो 100% है ना, ये तो ऑलरेडी इसमें आई हुई है डोनेशन, यानी इसमें ये 150,000 की अमाउंट ऐड है। मैं इसको प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट्स में ला रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक लम्हे के लिए रुकिएगा और मेरी बात को गौर से सुनिए। आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना पहले, और ट्रायल बैलेंस से फिर आप प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कुछ आइटम ऐसी होती हैं ट्रायल बैलेंस में जो इनकम स्टेटमेंट में जाती है,
कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती हैं। इस बात को एग्री करते हो मेरी? जी ठीक हो गया। सेम इसी तरह जो अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट में आ रही है, इसको अब मैंने प्रॉपर अकाउंट्स में लेके जाना इन ऑर्डर टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो इनकम में भी मैं इसको लूंगा, जितनी अमाउंट इनकम में आएगी वो इनकम में आएगी, जो अमाउंट इनकम में नहीं आएगी वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल वही रूल है, इसमें कोई नई चीज नहीं, राइट? जी सर। ओके अच्छा जी, अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे मैंने टूर्नामेंट के लिए फंड लिया 70,000, अब मैं क्वेश्चन में वो मुझे देता है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस जो है ये मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस में शो नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस एक्सपेंसेस को इस फंड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर, यानी ये एक्सपेंस और इनकम को सेट ऑफ करके जो रिमेनिंग वन अमाउंट आएगी वो मैं इनकम में ले जाऊँ। ठीक हो गया। अब इसे अगली स्लाइड पे आऊंगा मैं। नेक्स्ट, ओके अच्छा, जिस वक्त हमने इनकम एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट ले आए, इट्स ओके, फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम दोनों अमाउंट्स ले आए। अब यहाँ पर मेरे एक्सपेंसेस आ चुके हैं और यहाँ पे हम इनकम रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन अब इससे अगली चीज आपने अंडरस्टैंड करनी, ये सारी इनकम मैं कहाँ से लाया हूँ? रिसीट से। रिसीट साइड से मैं लाया हूँ, रिसीट साइड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, और एक्सपेंसेस में लाया हूँ पेमेंट साइड से। और ये हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी रिसीट यहाँ नहीं आएगी और कौन सी पेमेंट नहीं आएगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब जो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेट कर रहा है, इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करना भी जरूरी है। हो सकता है कि ये जो इनकम मैंने यहाँ पर ली है वो गलत हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ आपकी जो रिसीट है उसमें पिछले साल की रिसीट भी शामिल, कुछ रिसीट ऐसी हो सकती है जो मैंने एडवांस में रिसीव कर ली है। इसी तरीके से पेमेंट्स में भी ये हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऐसी है जो अभी मैंने इस साल की पे नहीं की। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ एक्सपेंसेस इसमें ऐसे आ रहे हैं जो पिछले साल के हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अगले साल के हैं लेकिन पे इस साल में हुए। और ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्री पेमेंट एंड अक्रूवल्स तो जिस वक्त प्री पेमेंट और अक्रूवल आ जाए तो फिर आपने बाकायदा टी अकाउंट बनाना है, और ये टी अकाउंट हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये अभी इनकम एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा है। मैं एग्जांपल से लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रिसीट साइड पे मुझे उसने पेमेंट साइड ले लेते हैं, चले ओके रिसीट ही ले लेते हैं, लिख लिया मैंने। रिसीट साइड पे मेरे पास एक अमाउंट आ रही है सब्सक्रिप्शन की, और ये सब्सक्रिप्शन उसने दिया हुआ है 70,000, यानी पूरे साल में 70,000 का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ। लेकिन इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें वो इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स रुपीज 5,000 related to the last year या previous year, and subscription of rupees 6,200 for the year has not been collected. Has not been collected. अच्छा, अब ये जो चीज मैंने लिखी है, एक तो आसान तरीका क्या है कि हम इसको प्लस माइनस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट काफी बड़ा होता है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। अब देखिएगा वो लिख रहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 5,000 रिलेटिंग टू लास्ट ईयर। ये 70,000 का जो सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव किया है ये कैश है,
यानी इतना सब्सक्रिप्शन आया है, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन लेकर जाना है जो इस साल से रिलेट करता है। तो ऑब्वियसली इस 70,000 में से मैं इस 5,000 को माइनस कर देता हूँ। क्यों माइनस करूँ? क्योंकि ये रिलेट किससे कर रहा है? लास्ट, यानी इसका मतलब लास्ट ईयर का एक सब्सक्रिप्शन था 5,000 का, और वो पिछले साल पे नहीं हुआ था, यानी पिछले साल हमें रिसीव नहीं हुआ था, वो हमारा रिसीवेबल हो गया हुआ था, और लेकिन वो रिसीव इस साल में हो रहा है। तो इस साल के कैश में ये इंक्लूड हो चुका है, तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। मैं इसमें से 5,000 माइनस कर, लेकिन दूसरी तरफ वो लिख रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹6200 फॉर द ईयर, ये इस साल का है, हैज नॉट बीन कलेक्टेड। भाई ये कलेक्ट ही नहीं हुआ, जब कलेक्ट ही नहीं हुआ तो ये इस कैश में शामिल भी नहीं है, तो जबकि ये होना चाहिए, ये साल की इनकम है, इसमें प्लस कर दूंगा 6200। अब ओवरऑल इसको प्लस माइनस करें, 70,000 माइनस 5,000 प्लस 6200, ये आ जाएगा मेरे पास 71,200। 71,200 ये अमाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाए। लेकिन अगर इसको प्रॉपर्टी अकाउंट में मैं कन्वर्ट करूं तो फिर कैसे बनाओगे, ये भी देख लेंगे। सर जो हम टी अकाउंट बनाते हैं इनकम का, उसमें तो फिर 5,000 ऐड नहीं होगा? नहीं, मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा, आप देखिएगा खुद आपको नजर आएगा कि ये माइनस होगा। अच्छा, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लेते हो ना। ओपनिंग बैलेंस मेरा इस साल का, जब साल शुरू हुआ था तो कितनी अमाउंट मैंने सब्सक्रिप्शन की रिसीव करनी थी। क्वेश्चन में देखो, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 5,000 रिलेटिंग टू लास्ट ईयर, ये रिसीव इस साल में कर रहे हो, लेकिन पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन 5,000 पिछले साल रिसीव नहीं हुआ था, ये रिसीवेबल हो गया पिछले साल का। तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस, तो रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है जी? डेबिट साइड पे। ये अक्रूड इनकम भी कह सकते हो। और कितनी अमाउंट आ रही है? 5,000। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया? 70,000 का। मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश डेबिट, ये हुआ कैश डेबिट, क्रेडिट कर दूंगा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में मैं ऑपोजिट अकाउंट कैश लिख देता हूं, और 70,000 का मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। अब जब साल खत्म हो रहा है तो साल के एंड पे वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 6200 फॉर द ईयर हैज नॉट बीन कलेक्टेड, यानी 6200 का कलेक्ट ही नहीं हुआ। जब कलेक्ट ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा रिसीवेबल इंक्रीज होगा, और रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, लिखा किस साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पर, और ये 6200 है। अब जरा गौर से देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन था कि इस 5,000 प्लस नहीं होना चाहिए, जरा देखिएगा मैंने क्या किया, 70,000 की अमाउंट ली, इसमें 5,000 माइनस किया। क्यों माइनस किया? आप देख सकते हो कि सब्सक्रिप्शन में जो 5,000 की अमाउंट आ रही है वो डेबिट है, क्रेडिट में से डेबिट हमेशा माइनस होता है, और 6200 अमाउंट ऐड होगी क्योंकि ये क्रेडिट है। अब इसका जो नेट इफेक्ट आएगा लेजर के थ्रू 76,200। अब 76,200 में से 5,000 आप फर्दर लेस कर दीजिएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, दैट इज 71,200, एंड दिस अमाउंट शुड बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर SOCI का वर्ड नहीं लिखना, यहाँ पर हम जो वर्ड लिखेंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये मैंने टी अकाउंट से किया, लेकिन आपको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ऑलवेज यूज अ टी अकाउंट, बिकॉज एक तो कॉन्सेप्चुअली भी आप इसको अंडरस्टैंड करते हो, और सेकेंडली इसमें भी बहुत सी चीजें आती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो अभी मैंने सिर्फ और छोटा सा एक आपके सामने एग्जांपल ली और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया कि कैसे बनेगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ली है। अच्छा, अब जरा आइएगा, अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में हो तो फिर कैसे लोगे? मिसाल के तौर पे सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है वो सेम है 70,000। ये बिल्कुल वहीं से मैं ले रहा हूं, कहां से? जो रिसीट है, ये रिसीट अकाउंट से ले रहा हूं। अब हमें वो इंफॉर्मेशन ये देता है, वो कहता है कि सब्सक्रिप्शन received in advance at start of year
at start of year was rupees 3,200, whereas above receipts includes a subscription related to next accounting year, related to subsequent year, ओके अब ये जब मैंने आपके सामने लिखा, इस एग्जांपल और प्रीवियस एग्जांपल में फर्क ये है कि प्रीवियस एग्जांपल में अक्रूड लिया था मैंने, अक्रूड इनकम, और यहाँ पर अनअर्न्ड इनकम आएगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके अब भी मैं अकाउंट सब्सक्रिप्शन का बना रहा हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेकर आए। जब ये साल शुरू हुआ था उस वक्त आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था, और रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो लाइबिलिटी होती है, ये इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो तो ये अनअर्न्ड होती है, और अगर आपका एक्सपेंस पेड इन एडवांस हो तो वो प्रीपेड में जाता है और वो करंट एसेट होता है। तो लिहाजा ये लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, और इसका बैलेंस आ रहा है 3,200। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो उसी तरह होगा, कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट वो क्रेडिट साइड पर आएगा, और ये अमाउंट आएगी 70,000। अच्छा, अब इसमें मैंने लिखना भूल गया, अमाउंटेड टू रुपीज 4,500, 44 कर देते, 4,400। अब जब साल खत्म हुआ तो सब्सक्रिप्शन कितना था, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन मेरा 4,400 आ, ये मेरा अगेन क्लोजिंग लाइबिलिटी है, और क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है वो मेरी डेबिट साइड पे शो होगी। अब अगर इसको टोटल करूं 73,200, इस 73,200 में से अगर मैं 4,400 लेस कर दूं तो 68,800 की शायद अमाउंट बनेगी। इसको चेक कर ले, 842,943, ठीक है, 73,200 बन रहा है, यानी ये अमाउंट अब मेरी ट्रांसफर होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। अब इस केस में, इस एग्जांपल के केस में क्या हुआ, जो आपने रिसीट ली थी इसमें ओपनिंग बैलेंस हमने ऐड किया। अब देखो ओपनिंग बैलेंस ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकम इस साल की है, ये सब्सक्रिप्शन इस साल का है, लेकिन रिसीव पिछले साल में हुआ था, तो लिहाजा पिछले साल से हमने इसको माइनस किया था और इस साल में इसको प्लस करेंगे, तो ये 3,200 प्लस हो जाएगा। और इसी तरह वो सब्सक्रिप्शन जो साल के एंड पर हम रिसीव कर चुके हैं, लेकिन वो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो सब्सिक्वेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो वो 4,400 मैं इसमें से माइनस करूंगा। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 68,800 सर जी बच्चे, ये पूछेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर ये सही समझ नहीं आया, ये वाला अकाउंट, ये एग्जांपल दोबारा बता दें। ये दूसरी वाली जो आपने की है, सेकंड वाली। जी सर। ओके ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपकी, अब मैं ये जरा पहले एक चीज आपके सामने लिख दूं। एक होता है हमारा एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस एरियर हो, यानी एक्सपेंस बाद में पे करना हो, इसके अगेंस्ट हमारी अक्रूवल क्रिएट होती है जिसको पेएबल कहते हैं, ये पेएबल होता है। अगर आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया हो तो ये मेरा एसेट बन जाता है, जिसको करंट एसेट कहते हैं, जब तक के वो अब अमाउंट जो है जो आपने एडवांस में पे किया उसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज ना मिल जाए। इसी तरीके से जो इनकम होती है, इनकम अगर एरियर हो,
यानी मेन ऐसी इनकम जो अभी रिसीव ना हुई हो, तो वो मेरा रिसीवेबल बन जाता है, जो पिछली एग्जांपल में आपको नजर आया। जो दूसरी एग्जांपल है वो इससे रिलेट कर रही है, जो मैं अब लिखने लगा हूं। अगर इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है तो याद रखिएगा वो लाइबिलिटी कंसीडर होगी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, हम इस वक्त जो एग्जांपल कर रहे हैं वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की है, और जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो साल के शुरू में देखिएगा कितनी थी, 3200। यानी जब ये साल शुरू हुआ था तो 3200 का ये अमाउंट थी। ये 3200 का मैं बैलेंस ले आया क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्यों लाया, ये असल में लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। जबकि पिछली एग्जांपल में देखो तो मैं डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लाया। क्यों, क्योंकि वो एरियर था, वो रिसीवेबल था, और रिसीवेबल का बैलेंस हमेशा डेबिट। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो बाकी एंट्री है जिसको रिकॉर्डिंग एंट्री कहते हो, कि पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, वो तो सेम अमाउंट है 70,000। वो 70,000 की अमाउंट यहाँ ला गई, और साल जब खत्म हुआ तो आपको पता लगा कि 4400 का सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो अभी भी जो हमें एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो यकीनी बात है ये एडवांस में रिसीव हो चुका है, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट अकाउंट पे, ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है लेजर में, इंट्रो से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बाद जब मैं बैलेंस करूंगा तो ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ट्रांसफर हो जाएगी इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर को। और जो मैंने ये चीज शो की, इससे बहुत आसानी से समझ में आता है कि 70,000 का सब्सक्रिप्शन मैंने इस साल रिसीव किया, लेकिन इसमें 4400 का सब्सक्रिप्शन इस साल से रिलेट नहीं करता, तो मैंने 4400 इसमें से लेस किया। और 3200 का बेशक रिसीव पिछले साल हुआ था लेकिन रिलेट करता है इस साल से, तो लिहाजा इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमें नजर आए। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपने ये जो मैंने आपके सामने लगाया, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेट करेगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज इनकम। सर 4400 हमें इस साल रिसीव हुआ है? जी जी, इस साल रिसीव हुआ है, लेकिन इस साल से रिलेट नहीं करता। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर, इस वजह से हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि इस कैश में शामिल है, जबकि इस साल का वो कैश इस साल की इनकम नहीं है। कैश तो रिसीव तो हो गई लेकिन इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको रिवर्स करें। ठीक हो गया? आप मुझे लगता है इंट्रो वाला भूल गए हो अप्रूवल प्रीपेमेंट्स। सर अगर इसको इस चीज से रिलेट करें कि पहली एग्जांपल अक्रूड इनकम की थी, मतलब पहले हमें मिल गई थी और मतलब उसका डेबिट बैलेंस आया था और फिर क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, और दूसरी वो प्री पेमेंट एज इनकम थी, तो ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। यानी ये हमारी अक्रूड इनकम है, ये जो लेजर मैंने बनाया ये अक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट है, और ये जो आपने बनाया ये प्रीपेड इनकम, जिसको अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड या अनअर्न्ड इनकम, ये वही लेजर। और ये लेजर कोई नए नहीं है प्लीज, अगर आपको याद हो तो यही लेजर हम बनाते रहे हैं। कहां पर? सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, सिर्फ वहां पर हेड ऑफ अकाउंट डिफरेंट होते थे। और अटेंडेंस भी देख लें आपने। जी सर ले ली है मैंने। जी जी ले ली है। चले ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्लास का टाइम से 2 मिनट किसी वक्त भी खत्म हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अगला इससे आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन करना है तो पूछो आप। अच्छा, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सिंगल एंट्री सिस्टम के। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है, आपके उसमें पास पेपर में नहीं है, और ये बहुत